हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुधांशु एमबीबीएस पर। और हमारी ये जो 21 डेज की सीरीज है जिसके अंदर हम री नीट का धुआं बना देने वाले हैं, उसके पहले केमिस्ट्री के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जहां आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी का बिल्कुल धुआं बना देने वाले माय डियर फ्रेंड। हम यानी कि बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री, लेवोसियर ने मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड की जो प्रॉपर्टियां बताई थी वहां से लेकर सारी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी, चाहे एटॉमिक साइज हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, और इनके जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। जितनी भी छोटी छोटी गलतियां तुम करने वाले हो वो सारी खत्म होने वाली है और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट को आपको समझाया जाएगा। एक एक चीज याद करवाने की कोशिश करूंगा। अगले 40 मिनट मुझे दे दीजिएगा। आवर्त सारणी का अगर धुआं नहीं बना दिया, पीरियोडिक टेबल का धुआं नहीं बना दिया, तो मेरा नाम भी सुधांशु नहीं। बस फोकस अपना पूरा रखिएगा, पेन और कॉपी निकाल कर बैठ जाइएगा। जो जो लिखवाया जा रहा है हो सके नोट डाउन करना, भले पूरा फेयर नोट डाउन ना करें, बट रफ में एक पेन लेकर शुरू रखना अपना कार्यक्रम, ताकि आपका जो ध्यान है वो बना रहे। ठीक है, साथ में आपको ये जो नोट्स हैं मेरे, वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाते हैं, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इन पूरे नोट्स को जो मैंने खुद से हाथ से लिखे हैं। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको और जितना ज्यादा हो सके फैला दो भाई इसको। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि पीरियोडिक टेबल आई कहां से सर, आवर्त सारणी की खोज कहां से हुई, तो सबसे पहले भाई साहब आए लेवोसियर। सबसे पहले हमारे पास इस पृथ्वी पर बहुत सारे एलिमेंट हो गए, फिर वैज्ञानिकों को यह पता लगने लगा कि कुछ एलिमेंट के गुण कुछ एलिमेंटों से मिलते हैं, और हम इतने सारे एलिमेंटों की तो प्रॉपर्टियों को अलग अलग पढ़ नहीं सकते हैं। भाई आदमी याद कैसे रखेगा। तुम सोचो, पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट, अगर आज मैं तुम्हें अलग अलग सबकी प्रॉपर्टी याद रखने को बोलूं, तुम रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। इसीलिए यह खोज की गई कि हम कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल लें, कि कुछ के जिनसे मिलते हैं, जिन जिनके मिलते हैं उनको एक साथ रख दे, जिनके नहीं मिलते उनको अलग रख दे। एक प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करे कि भाई तेरे को एक सारणी बना के दे दी जिसमें यहां से यहां जाएगा तो ऐसा होगा, यहां से यहां जाएगा तो ऐसा होगा। तो इसी सारणी को बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने शुरुआत की, जिसमें से पहले आता अपने लेवोसियर भाई साहब, जिन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया एलिमेंट्स को, मेटल और नॉन मेटल। बिल्कुल बेसिक, धातु और अधातु। धातु या मेटल क्या कहलाते हैं? वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मेनली वो सॉलिड होता है, और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये 3 चीजें मेटल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नॉन मेटल की बात करें तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं, जो गैस, लिक्विड और सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं माय डियर फ्रेंड? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये लेवोसियर ने दे दिया, फिर इनका सिद्धांत कुछ समय में खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही उपधातु या फिर मेटेलॉइड आए, तब हमें यह पता पड़ा कि इनको तो भाई साहब इन्होंने किसी में भी नहीं रखा है, तो इनका जो वर्गीकरण है वो फेल हो गया। और मेटेलॉइड जो है, उनके एग्जाम्पल जो है वो कहीं ना कहीं आपको पेपर में जरूर 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 देखने को मिलता है। तो आपको याद रहना चाहिए पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटेलॉइड कौन कौन से है। और बहुत सिंपल बात है भाई, नाम लीजिए प्रभु महादेव का और याद कर लीजिए। बोले शिवजी असुर सब मेरे पाले में, बोले से बोरॉन, शिव से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, असुर से आर्सेनिक, सब से टीन, तेरे से टेलेनियम और पाले में से पोलेनियम। ठीक है, तो बोले शिवजी असुर सब तेरे पाले में से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, डोवेनियर भाई साहब आ गए। डोवेनियर भाई साहब ने क्या बोला कि डोवेनियर भाई साहब ने बोला कि हम एक सिद्धांत बना दे, जिसको बोला गया डोवेनियर का त्रिक या फिर ट्रायल ऑफ डोवेनियर, जिसमें उसने बोला कि हम 3 एलिमेंट को एक साथ स्टडी कर सकते हैं, जिसमें जो पहला और तीसरा एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक वेट होगा, उसका जो एवरेज होगा वो सेकंड वाले के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। और उन्होंने बोला कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होंगी, ये बात उन्होंने बताई। एग्जांपल के लिए जैसे कि लिथियम जो है, आप कोशिश करिएगा होमवर्क में लिथियम का एटॉमिक वेट और पोटेशियम का एटॉमिक वेट निकालकर उसका एवरेज निकालना, आपको सोडियम के बराबर 23 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, बट हम थोड़े से और एक्सपर्ट हो गए, तो हमने बोला कि आप एटॉमिक वेट छोड़िए, आप एटॉमिक नंबर से भी कर सकते हैं। आप एटॉमिक नंबर से भी करेंगे, जैसे कि 3 + 19 ओपन 2, तो कितने आ गए? 11। तो एटॉमिक नंबर भी वही दर्शाता भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर का डबल ही क्या होता है? मैक्सिमम टाइम एटॉमिक वेट होता है। तो डोवेनियर भाई साहब ने ये बोला था। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गए भाई न्यूलैंड भाई साहब, जिन्होंने ऑक्टेट रूल, जिससे हमें बहुत सहायता मिली कि हम पीरियोडिक टेबल बना पाए। और इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन है। यानी कि जब आप इनको एक साथ जमाते हैं, और इन्होंने भी जमाया किससे था? एटॉमिक वेट से। जब आप इनको एक लाइन से जमाते हैं तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के क्या करता है? पुनरावृत्ति या रिपीटेशन करता है। तो उन्होंने बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब लिथियम जैसे गुण कौन दर्शाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखना। फिर आता है लोथरमेयर भाई साहब, जिन्होंने अपना एक कर्व दिया प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। कर्व कुछ ऐसा दिखता था, इसमें 4 जगह थी। पहला पिक पर, तो पिक पर कौन सा एलिमेंट रखा गया? फर्स्ट ग्रुप सार धातु जो थे, अल्कलाइन मेटल, उनको फर्स्ट पे ऊपर रखा गया।
डिसेंडिंग यानी कि नीचे उतरने वाली जो लाइन है वहां किसको रखा गया, वहां सेकंड ग्रुप वालों को रखा गया। उसके बाद बेस में किसको रखा गया, तो बॉटम में ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटेलॉइड को रखा गया, और असेंडिंग यानी कि ऊपर चढ़ने वाले पर किसको रखा गया, तो हेलोजेंस को रखा गया। ये चार चीजें आप याद रखें, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री से बहुत कम सवाल आए हैं पर याद हमें जरूर 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 रखना है। अब बात करते हैं मेंडलीव भाई साहब। मेंडलीव से कई बार क्वेश्चन आया है। मेंडलीव ने यह बोला कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो एटॉमिक वेट का रिपीटेशन होती है, यानी कि वो एटॉमिक वेट पर मेनली डिपेंड करती है। क्या क्या फीचर दिए गए थे, मेंडलीव भाई साहब ने बोला कि टोटल आवर्त सारणी में केवल 63 एलिमेंट है, गलत बात थी। उन्होंने बोला कि 7 पीरियड और 8 ग्रुप होते हैं, ये उन्होंने कुछ ठीक ठीक बात बोली। बट उन 8 ग्रुप्स को भी उन्होंने क्या किया भाई, अपने तो बहुत 18 ग्रुप होते हैं, उन 8 ग्रुप को भी उन्होंने ये बोला कि ए और बी में डिवाइड कीजिए, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप, यानी कि ऐसा 8 है तो उसको भी आप 2 में डिवाइड कर दीजिए, ए में और बी में। और उन्होंने ये बोला कि कब डिवाइड होंगे, ये तीसरे के बाद, यानी कि लिथियम सोडियम, और उसके बाद जो है वो ए और बी में डिवाइड होना वो शुरू हो जाएगा, ऐसा बोला। नॉट इंपॉर्टेंट, कोई काम का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बट उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो बाद में जाकर सही हुई। उन्होंने बोला एक एलिमेंट बोरॉन के बाद आएगा एका बोरॉन, जैसे कि स्कैंडियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, मैग्नीज के बाद टेक्नीशियम, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम। तो ये इनकी प्रेडिक्शन को आप ध्यान रखें। बाकी क्या कमियां थी, तो मेनली तो वो पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको सही सही नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो वो जो कॉमन कमियां थी वो तो थी, बट 2 मेन कमियां थी, वो थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन और आइसोटोप की पोजीशन वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, यहां तक हमारी कोई चीजें काम की नहीं है। मेनली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से सवाल पूछा जाता है जिनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब चीजें बेकार है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर से अगर आपको पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हमें पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड कि आपका एटॉमिक नंबर ये है, बताइए कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा, पीरियड में होगा या ब्लॉक में होगा। तो कैसे निकालते समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इमोशनल होकर। पहली बात, पीरियड कैसे निकालेंगे या फिर आवर्त कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मैक्सिमम क्वांटम नंबर, यानी कि आपके पास जो एटॉमिक नंबर है उससे आपको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा विन्यास। विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर आपको ये देखना है कि उस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम या फिर सबसे बड़ी या हाईएस्ट या बिगेस्ट क्वांटम नंबर कौन सा है। जो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर होगा वही पीरियड होगा। जैसे कि 4s2 सबसे बड़ा क्वांटम नंबर क्या है इसमें, 4, तो 4 ही क्या हो जाएगा, उसका पीरियड हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा होगा, अगर आपको ये निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है माय डियर फ्रेंड, ब्लॉक कौन सा होगा ये निकालना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में भरा गया है वो ब्लॉक होगा। जैसे कि मैं बोल दूं 4s2 3d5, तो यहां पर 3d5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया है, 3d में, तो कौन से ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा। इस तरीके से वही ग्रुप निकालना हो क्या करना है, sp_d इलेक्ट्रॉनों का टोटल कर देना है, यानी कि यहां पर sp_d में जितने भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे गए उन सबका टोटल कर दीजिए लास्ट शेल में, तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है 43 आपको दे दिया क्या, एटॉमिक नंबर। अब बोला है ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप निकालिए, तो सबसे पहले आपको विन्यास लिखना आना चाहिए। विन्यास कैसे लिखना है बिल्कुल आपको सिखाते हैं। आपको ये जो दे रखे क्या है भाई, ये नोबल गैसेस, इनके जितने भी नोबल गैसेस उनके नाम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, और उनका एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद रहना चाहिए। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आपको क्या करना है, ये 43 सबसे करीब किसके है, यानी कि 43 से जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आता था, क्या 36 आता था, यस सर 36, फिर 54 आ जाता है, तो 43 से पहले कौन सा आता था, 36 आता था। तो आप सबसे पहले नोबल गैस लिख दीजिए, 36 पे कौन सी, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन लिख दिए। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 36 तो ये खा गया, उसके बाद जितने बचे 7 इलेक्ट्रॉन उनको आपको भरना है। तो क्रिप्टॉन कौन से नंबर पर आता है, 4 पे, तो 4 के बाद 5वें से आप भरना शुरू कर दीजिए। 5s2 फिर 4d5, सर 5s2 के बाद 5d5 आना चाहिए था ना, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, सबसे पहले ns में, फिर n-1d में। s में आप जिस भी क्वांटम नंबर में भर रहे हैं उससे एक कम क्वांटम नंबर में आपको d में भरना है, और फिर आपको किस में भरना है, np में। तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, ns, n-1d और np। तो कैसे निकाला जाता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सी बात है। आपको जो भी यहां पर लिखा हुआ दिया गया एटॉमिक नंबर, उससे जस्ट पहले वाला नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कौन सा है, 43 से जस्ट पहले 36 है, वहां कौन आता था, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कौन से नंबर पर आता था, चौथे पर, तो चौथे के बाद वाले क्वांटम नंबर से भरना शुरू कर दीजिए, यानी कि 5वें से। तो सबसे पहले किसमें भरेंगे, ns में, तो 5s2 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर किसमें भरेंगे, n-1d में, तो n-1d कितने हो गए, 4d5 और 5p0। अब आपके पास अगर विन्यास है तो क्या आप बहुत आसानी से पीरियड यानी कि आवर्त, ब्लॉक और वर्ग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं माय डियर फ्रेंड। कैसे, आपके पास है सबसे पहले आवर्त निकालना है,
तो आवर्त कैसे निकालते थे? आवर्त निकालते थे, यहां पर देखिए आपका आवर्त निकालते थे कि मैक्सिमम क्वांटम नंबर कौन सा है। तो यहां पर मैंने आवर्त 4 लिख दिया, आवर्त आएगा 5वां। कौन सा 5वां? क्योंकि मैक्सिमम क्वांटम नंबर क्या है? 5। ब्लॉक कौन सा है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 4d में, तो d में गया तो ब्लॉक हो जाएगा d। वर्ग कौन सा है? तो लास्ट में, मतलब यानी कि सीधी सी बात है, इसके बाद जो नोबल गैस है उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका टोटल कर लीजिए, 2 + 5 7, तो 7th वर्ग में होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? परिरक्षण प्रभाव की। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके एक्सेप्शन कभी समझ में नहीं आएंगे। क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट? देखना भाई, बहुत सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड। कलर में कुछ धुआं बनाने की कोशिश करेंगे अपन। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, साथ में हम जेड इफेक्टिव को भी समझेंगे। समझना भाई, ये है नाभिक, ये है बाह्यतम कोश या फिर ऑर्बिट या शेल्स, आप जो भी बोलना चाहें, ये है शेल्स। अब हर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनिशियली 2 होते हैं, फिर 8 8 फिर 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब ये जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस या नाभिक के द्वारा महसूस किया जाने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। उस बल को अपन क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। और वो कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस या नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को क्या हम जेड इफेक्टिव या फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। बिल्कुल सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कहते हैं? देखो, आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो अंदर वाले कोश है यानी कि अंदर वाले जो सेल है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो, और इसके खुद के सेल के भी जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेल के अंदर वाले और इसके खुद के सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपल्सन, प्रतिकर्षण, इसको बाहर धकेलेंगे। क्यों? इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, किसकी क्षमता? नाभिक की या न्यूक्लियस की। और अदर्स इलेक्ट्रॉन द्वारा उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेलने की जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं माय डियर फ्रेंड। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहता है? सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है, और जेड इफेक्टिव अगर आप निकालना चाहें तो जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है माय डियर फ्रेंड? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं? जेड। और सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। तो हमेशा जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहीं पूछा नहीं जाएगा पर याद तो जरूर रखना है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सिग्मा और जेड कैसे बढ़ते हैं। तो जैसे आप यहां से यहां जाते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है? सिग्मा भी इंक्रीज होता है। क्या होता है? सिग्मा भी इंक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होता है। दोनों चीजें इंक्रीज होती है, बट जेड इफेक्टिव जो है वो सिग्मा से ज्यादा इंक्रीज होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इधर से इधर जाने पर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव दोनों ही बढ़ते हैं, बट जेड इफेक्टिव जो है वो सिग्मा से ज्यादा बढ़ता है। और अगर असर से रीजन क्वेश्चन में कारण पूछा जाए तो क्यों? क्योंकि ऑर्बिट जो होते हैं वो सेम होते पीरियड में, एक ही पीरियड में जो ऑर्बिट होते हैं वो सेम होते हैं। भाई पीरियड का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप यहां से यहां जा रहे हो, ऑर्बिट या फिर शेल जो है वो तो क्या है? सेम है। कोश जो है भाई वो तो सेम है, बस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं। वही आप यहां जाते हो तो शेल ही एक एक बढ़ता जाता है, शेल ही क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। तो यहां से यहां जाने पर शेल जो है, कोश जो है वो सेम है पीरियड में, इस कारण जेड इफेक्टिव तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बट सिग्मा जो है वो इतना नहीं बढ़ेगा। वही जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है कि कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो यहां नीचे जाने पर केवल शेल बढ़ रहे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कोई हिसाब नहीं है, तो जेड इफेक्टिव सेम रहेगा। वही सिग्मा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि नीचे जाने पर ऑर्बिट भी बढ़ रहे हैं। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, सिग्मा जो है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो भाई, जितने ऑर्बिट या शेल, सॉरी जितने भी शेल ज्यादा, ये ऑर्बिट शेल में कंफ्यूज हो रहा हूं मैं बार बार, जितने भी शेल या कोश ज्यादा होंगे उतने अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज्यादा प्रतिकर्षण या रिपल्शन होगा, उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो यहां से यहां जाने पर शेल नहीं बढ़ रहे थे बट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो भी तो प्रतिकर्षण करेंगे, तो उन बढ़ते इलेक्ट्रॉनों के कारण कुछ सिग्मा बढ़ रहा था, बट नीचे जाने पर तो पूरे पूरे शेल ही बढ़ने लग गए। तो शेल जब बढ़ने लग गए यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए, तो सिग्मा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। वहीं यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ रहा था, यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट था। इस चीज को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आपके सामने पेश है, इन सब में से मैक्सिमम जेड इफेक्टिव किसका होगा? मैक्सिमम जेड इफेक्टिव बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन, किसका जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होगा? तो ये दो, बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन, यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्टिव जो है
वो ये एक ही पीरियड के जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसका होगा सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव जो है वो सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की या फिर परमाणु आकार की। किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज या परमाणु आकार की। ठीक है, तो क्या होता है भाई एटॉमिक साइज समझना। पानी पी लूं क्या गाइस में थोड़ी देर, 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, देन अपन आगे एटॉमिक साइज पढ़ते हैं। यहां से आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सुनना मेरे भाई, अगर 10 सवाल पीरियोडिक टेबल पे से पूछे जाते हैं तो अब से पहले जितना पढ़ा उससे 2 आएंगे और 8 जो हैं वो अब आएंगे। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इन 3 से सबसे मेन सवाल आते हैं। सबसे पहले अपन एटॉमिक साइज देखेंगे। क्या होता है एटॉमिक साइज, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वहां से लास्ट जो अपना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट एक्सटर्नल सब सेल में या सेल में जो अपना इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो सिंगल एटम या विलगित परमाणु के लिए त्रिज्या हमेशा पॉसिबल निकालना नहीं होती है। क्यों समझना, कोई एक सिंगल एटम है वो कभी भी एक फिक्स नहीं रह सकता, वो कभी फैलेगा कभी संकुचन होगा, तो किसी भी एक सिंगल फिक्स्ड एटम में कभी भी एटॉमिक साइज नहीं निकाली जाती है। एटॉमिक साइज जो है या फिर एटॉमिक रेडियस जो है वो हमेशा किसी भी बॉन्डेड जो एटम होते हैं, बॉन्डेड जो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं उनके अंदर निकाली जाती है। ये बात ध्यान रखना कि सिंगल एटम के अंदर नहीं निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, तो जब भी बॉन्डेड की बात आती है अपने पास अलग अलग बॉन्ड आते हैं। पहला सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर नेक्स्ट देखो सीधी सी सिंपल बात बता दो, सहसंयोजक बंध और इनकी बात आती क्यों, तो हम अच्छे से जानते हैं भाई कि जितने भी ना विलगित परमाणु, विलगित परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार, विलगित परमाणु यानी कि सिंगल एटम है। ठीक है, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, सिंगल आदमी अपनी तरह। ठीक है, तुम भी सिंगल हम भी सिंगल, अपनी तरह जो सिंगल आदमी है उस सिंगल आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, वो कभी इधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा, तो उसकी एटॉमिक रेडियस निकालना संभव नहीं है। बट कोई आदमी बंध से जुड़ा हुआ है, देखो सिंगल आदमी यानी कि तुम, बंध से जुड़े हुए यानी कि हम। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, हम भी सिंगल ही है। तो जो आपका बंध से जुड़ा हुआ आदमी है, वो बंध से जुड़ा हुआ आदमी हमेशा बंध के साथ ही रहेगा, तो उसकी एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे भाई, समझना। दो एटम है, वो दोनों बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब बॉन्ड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा उप सहसंयोजक या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तीसरा मेटेलिक या धात्विक बॉन्ड, चौथा कौन सा हो सकता है, वंडरवॉल फोर्सेस या वंडरवॉल बॉन्ड। तो इस तरीके से होते हैं। तो सबकी एटॉमिक रेडियस निकालने का अलग अलग तरीका है। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना कुछ एरिया जो है एटम का वो शेयर करते हैं, तो उन दोनों के न्यूक्लियस से जो दूरी होती है उसको तो बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये टोटल बॉन्ड लेंथ है, दो एटम जुड़े तो, जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों जुड़े थे, ये तो हो गए उनकी बॉन्ड लेंथ टोटल। बट उस बॉन्ड लेंथ का आधा जो है, उस बॉन्ड लेंथ का आधा जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको निकालना है या फिर उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा निकालनी है या फिर आपको रेडियस निकालनी है, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में होगा उसी में आप निकाल सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहीं आप कोवेलेंट बॉन्ड निकाल सकते हैं। एक सवाल आपके सामने पेश है, जेईई में एक बार पूछा गया था, कार्बन की कोवेलेंट रेडियस निकालना पॉसिबल है, इन चारों में से कौन सा ऐसा आइटम, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहां कार्बन की कोवेलेंट बॉन्ड की रेडियस निकालना बहुत इजी है। सिंपल सी बात है, जहां सिंगल बॉन्ड C2H2 यानी कि यहां तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, C2H4 यानी कि यहां डबल बॉन्ड होगा, C2H6 यानी कि यहां सिंगल बॉन्ड होगा, C6H6 यानी कि ये तो बेंजीन है, तो सिंगल बॉन्ड जहां होगा वो संभव होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, वंडरवॉल त्रिज्या या फिर वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, वहां पर दो एटम थे, दो एलिमेंट थे जो सिंगल थे वो जुड़े थे, यहां पर दो कंपाउंड है या फिर दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल जो है जैसे कि Cl2 और Cl2, दो मॉलिक्यूलों को आपस में एक फोर्स अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को वंडरवॉल फोर्स कहते हैं और उसकी रेडियस को वंडरवॉल रेडियस कहते हैं। तो देखो ये क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये तो थी अपनी क्या, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, ये क्या थी, कोवेलेंट रेडियस, और ये थी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, ये थी कोवेलेंट रेडियस। वहीं ये दो एटम है, इन दोनों के बीच का मामला लीजिए, इन दोनों के बीच का मामला जो है वो हो जाएगा वंडरवॉल
बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और वंडरवॉल रेडियस क्या कहलाएगा, इसका आधा। तो ये जो है वो क्या हो जाएगी, वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस जो है वो किसके बराबर होती है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो बात करें हम इसकी कि कैसे कौन ज्यादा होती है कौन कम होती है, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है, फिर मेटेलिक रेडियस होती है, और फिर लास्ट में कोवेलेंट रेडियस होती है। तीनों चीजों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक की। आयनिक रेडियस क्या होती है, तो देखो दो आयन हो सकते हैं, कैट आयन और एन आयन। अगर भाई साहब आपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो आप कैट आयन धन आयन बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो एन आयन या ऋण आयन बन जाएंगे। और जेड इफेक्टिव जो है वो साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात अपन को पता थी। तो सुनना मेरी बात, जैसे जैसे आपका कैट आयन बढ़ता जाएगा या फिर धन आयन बढ़ता जाएगा, धन आयन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्यों जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी बात सुन भाई, जेड इफेक्टिव क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव मतलब नाभिक का इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता। अब मेरी बात सुन, ये अपना नाभिक है और बाहर इसके पास मान ले तू कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 के ऊपर ये फोर्स लगाएगा खींचने के लिए, इस तरीके से 5 के ऊपर ये खींचने के लिए फोर्स लगाएगा। वहीं आपने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो क्या इन चारों का फोर्स बढ़ जाएगा, यस सर। फिर एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो अब इन तीनों पे पहले जो फोर्स लग रहा था वो बढ़ जाएगा क्या। मेरी बात समझना मेरे दोस्त, जेड इफेक्टिव का मतलब तुझे इतना बढ़िया समझा दूंगा आज। ये है अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसको भी आकर्षण कर रहा है, इसको भी आकर्षण कर रहा है, इसको भी आकर्षण कर रहा है 10-10 न्यूटन के फोर्स से। थोड़ी सी फिजिक्स भी लाऊंगा मित्र बीच में, 10-10 न्यूटन के फोर्स से। अब इस भाई साहब को अपन ने हटा दिया, ठीक है, तो टोटल ये 30 न्यूटन फोर्स लगा सकता था। तो पहले 10-10 तीनों पे लगा रहा था, अब 15-15 लगाएगा दोनों पे। अब इसको भी हटा दिया तूने तो पूरा 330 जो है क्या वो इस पे लग जाएगा, यस सर। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जाएगा। और जेड इफेक्टिव साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज जो है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। वहीं हम किसकी बात करें, एन आयन की या ऋण आयन की, तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़े तो वो 30 न्यूटन जो था, देख भाई ये रहा 10-10 तीनों पे था, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो अब 6-6 ही मिल पाएगा सबको। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव कम होगा और साइज इंक्रीज होगा। तो कैट आयन और एन आयन को ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि हमेशा कैट आयन का जो साइज होता है वो अपने न्यूट्रल परमाणु से छोटा होता है और एन आयन का साइज अपने न्यूट्रल परमाणु से बड़ा होता है। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक सवाल आपके सामने, इन विच स्पीसीज रेडियस ऑफ मैग्नीज इज मिनिमम, कौन सी स्पीसीज में रेडियस जो है मैग्नीज की वो मिनिमम होगी। सर आपने तो चार्ज भी नहीं दिया, यहां तो कोवेलेंट रेडियस भी नहीं दी, कैसे निकाले। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसे कंपाउंड दिखे तो पूछे किसकी रेडियस है, मैग्नीज की रेडियस, यानी कि आपको मैग्नीज की स्टेट निकालनी है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो मैग्नीज के ऊपर जरूर +2 चार्ज होगा। तो यहां मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज है, यहां पर 2 ऑक्सीजन +4 चार्ज होगा, यहां पर कितना होगा, +7 चार्ज होगा। कैसे निकाला भाई, इसके ऊपर -2 होता है, -2 × 7 -14, तो 2 मैग्नीज के ऊपर -14 चार्ज है, तो एक मैग्नीज के ऊपर कितना, +7, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब मेरी बात सुनना, यहां मैग्नीज +2 में, +4 में, +7 में, यानी कि यहां से यहां जाने पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो रहे हैं, जेड इफेक्टिव जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या साइज जो है वो कम होगा, तो किसमें मिनिमम होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। जिसमें मिनिमम होगा वो ऑप्शन आपके सामने है। आगे बढ़ा जाए क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, जैसे कि हाइड्रोजन माइनस हीलियम लिथियम बेरिलियम +2। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर फ्रेंड, हाइड्रोजन के अंदर नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट हाइड्रोजन माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। हीलियम के अंदर भी 2 होता है, लिथियम के अंदर यूं तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 होते हैं पर 2 निकाल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से सवाल कैसे पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कैटायन बढ़ाते जाएंगे यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। सर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है उसके अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है माय डियर फ्रेंड, साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यस, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 2 3 4 जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाया साइज क्या होती गई, कम होती गई। वही नीचे देखो, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जैसे जैसे यहां से यहां जेड इफेक्टिव बढ़ा साइज कम हुई। तो मैं यहां भी ये कह सकता हूं एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ा साइज जो है वो कम होती गई। क्या मामला क्लियर है, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मामला क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले 15 मिनट और दे दीजिएगा मेरे को दोस्त, खत्म कर देंगे अपन। चेंज इन साइज, साइज में कैसे चेंज होता है, सिंपल सी बात है, पीरियड और ग्रुप 2 चीजें होती है आपके पास।
ठीक है, तो साइज कैसे चेंज होती है? पीरियड की बात करते हैं, यानी कि आवर्त की, यानी कि यूं जाना है। अगर आप यूं जा रहे हैं तो कैसे चेंज होगा? माय डियर फ्रेंड, हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यहां से यहां जाने पर, और जैसे जैसे बढ़ेगा साइज क्या है, कम होती जाएगी। वही हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल की, तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जैसे जैसे आप यूं जा रहे हैं साइज क्या है, डिक्रीज हो जा रही है, बट साइज में जो डिफरेंस है वो भी डिक्रीज हो रहा है। यानी कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझना। अपन ने बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन की बात करते हैं, इसकी साइज हो गई 10, ठीक है, 10 कोई भी यूनिट मान लीजिए। इसकी साइज हो गई 20, 20 नहीं होगी इसकी हो जाएगी, चलो इसकी 20 मान ली, तो इसकी होगी 28 और इसकी होगी 36, ठीक है। तो सुनना मेरी बात, जैसे जैसे साइज कम होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, वेट 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 वेट, अपन इमोशनल हो गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, इसकी साइज है 100, ठीक है, इसकी साइज है 50, ठीक है, इसकी साइज है 30 और इसकी साइज है 25, ठीक है। तो यहां से यहां जाने पर साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो कम तो ही, बट इनके बीच का डिफरेंस भी कम हुआ है। यहां डिफरेंस कितना था? 50 का था, यहां डिफरेंस किसका कितना बच गया? 20 का, और यहां कितना बच गया? 5 का। तो यहां से यहां जाने पर साइज का जो डिफरेंस था वो भी क्या होता गया? कम होता गया। दोनों चीज आपको याद रखनी है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है जिस कारण साइज भी कम होती है और साइज का डिफरेंस भी कम होता है। वही ग्रुप में बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर शेल बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिट बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है साइज जो है वो बढ़ती जाएगी, बट साइज के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? वो कम होता जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि लिथियम और सोडियम में अगर डिफरेंस x है और सोडियम और पोटेशियम में y है और पोटेशियम और रुबिडियम में z है, ठीक है, z है, तो क्या होगा? यहां से यहां जाने पर साइज तो बढ़ी, बट उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता गया? कम होता गया। तो इस दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा है सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? लिथियम, बेरिलियम, सोडियम या नियोन? सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी आपको पूछा गया है, बताइए गाइज, सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? लिथियम की, बेरिलियम की, नाइट्रोजन की या फिर नियोन की? बताओ भाई। सर लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन ऐसा आता है। यहां से यहां जाने पर साइज क्या होती है? कम होती है। तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, बिगेस्ट किसकी होगी? लिथियम की। क्या सही है आंसर? बिल्कुल गलत है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो कैसे हैं? नॉर्मल एटम है जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। वहीं जो अक्रिय गैस होती है या फिर नोबल गैसेस होती है, मैं लिखना चाहूंगा, आप ध्यान रखिएगा, अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस। नोबल गैस जो होती है उनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? वंडरवॉल फोर्स या फिर वंडरवॉल बॉन्ड है वो पाया जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, वंडरवॉल बॉन्ड की जो रेडियस होती है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। वंडरवॉल बॉन्ड की रेडियस कोवेलेंट से ज्यादा होती है, तो आंसर आ जाएगा अक्रिय गैस। अगर आपको कहीं भी नोबल गैस दिया जाए तो उसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने, असर्शन रीजन। असर्शन है इन पीरियड, पी गोला मतलब पीरियड, इन पीरियड साइज डिक्रीज। क्या पीरियड में साइज डिक्रीज होती है? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि शेल के नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो बात तो दोनों सही है, बट क्या असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं कर रहे। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल केस जो है वो आपको ध्यान रखना है, वो फोर्थ पीरियड का। जब भी हम साइज की बात करें, फोर्थ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां डी ब्लॉक का पहला आदमी। इसमें क्या होता है सुनना भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ध्यान रखना बीच तक, यानी कि मैग्नीज तक, 25 तक जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट के। इस कारण जो होता है वो साइज क्या होता जाता है? साइज जो होता है वो कम होता जाता है, साइज जो है वो कम होता जाता है। बट आयरन, कोबाल्ट और निकल, भाई ध्यान रखना, इन तीनों को 26, 27, 28 इनका एटॉमिक नंबर है। इनकी जो साइज होती है वो लगभग सेम होती है, क्योंकि यहां जेड इफेक्टिव और सिग्मा दोनों लगभग बराबर होते हैं। और वहीं कॉपर और जिंक में तो क्या होता है? सिग्मा ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिस कारण से इनकी जो साइज होती है वो बढ़ने लग जाती है। तो आवर्त में नॉर्मली तो क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी, बट ये फोर्थ पीरियड जो है उसका स्पेशल केस आप ध्यान रखें, जो एक्सेप्शन है। कारण आपको बता दिया, सिग्मा का बढ़ना। वही एक स्पेशल केस है कि जिर्कोनियम और हाफनियम जो होते हैं उनका जो होता है वो सेम होता है। देखो 4 चीजें हैं जो हमेशा उठपटंग काम करेंगी इस साइज में। पहली, अगर सिग्मा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है तो वो मैंने आपको बता दिया यहां पर, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेड का कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनेड का कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिर्कोनियम और हाफनियम की जो साइज होती है वो सेम होती है, या फिर जिर्कोनियम और हाफनियम छोड़िए, 5th एंड 6th पीरियड के जितने भी एलिमेंट है, ये 5th वाले, ये 6th वाले,
ये फिफ्थ वाला है, ये सिक्स्थ वाला, जितने भी एलिमेंट है उनकी साइज जो होती है वो लगभग बराबर होती है। वही सिक्स्थ और सेवन वालों की भी क्या होती है, बराबर होती है। क्यों? एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। वहीं एक और एग्जांपल ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम और गैलियम। यहां पर ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, गैलियम की, बट ज्यादा होती किसकी, एल्यूमिनियम की, लगभग बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये साइज के एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक फेमस क्वेश्चन जो जेईई में पूछा जाता है, अगर पेपर अच्छा ना पूछा जाएगा, जिरकोनियम और हाफनियम की तो जो होती है वो साइज बराबर होती है, बट क्या जिरकोनियम +2 और हाफनियम +2 की भी बराबर होती है? तो जब तक ऊपर चार्ज सेम है तब तक बराबर होगी, +2 हो या +4 हो। बट जैसे ही चार्ज चेंज होता है वैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज छोटी होगी, जिस पे कम चार्ज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक आता है अक्रिय युग्म प्रभाव या इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है भाई, समझना। 13, 14 और 15 ग्रुप जो होते हैं उनके अंदर वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट या दुर्बल परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है। तो उनके वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जाता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब क्या होता है भाई, जैसे जैसे आप इस ग्रुप में नीचे जाते हैं 13, 14, 15 में, तो वहां नीचे डी और एफ ब्लॉक आ जाता है। अब ये डी और एफ ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कमजोर होता है, परिरक्षण प्रभाव सबसे कमजोर होता है। तो परिरक्षण प्रभाव कमजोर है, यानी कि रिपल्सन नहीं हो पा रहा है। अगर रिपल्सन नहीं हो पा रहा है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो जेड इफेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड बनाने में। तो वही होता है कि आप यहां ऊपर से नीचे जाएंगे 13 से 15 में, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो थैलियम जो है उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, जबकि बाकी सबकी +3, क्योंकि इनके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसके बाह्यतम कोश के जो एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर अक्रिय युग्म प्रभाव। यहां पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, बहुत बढ़िया सवाल है, स्टार लगा दीजिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे। याद रखना, दूसरों का ऑक्सीडेशन और स्वयं या खुद का रिडक्शन। खुद का क्या करे, रिडक्शन, खुद का रिडक्शन करे। यानी कि रिडक्शन का मतलब क्या है कि मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या लेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आना। देखो, अगर ऑक्सीडेशन करना है तो लेस पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर जाते हैं, वहीं रिडक्शन करना है मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव की ओर जाते हैं, यानी कि +4 से +2 की ओर जाना। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। तो कौन सा होगा, तो सुनना मेरी बात, कौन सा स्वयं का रिडक्शन करेगा ये पूछा है। यहां पूछा है कि कौन स्वयं का रिडक्शन करेगा, कौन लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, तो वही जाना चाहेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर आपको एग्जांपल देखे हैं कार्बन, सिलिकॉन, और देखो मतलब ये पूरे कार्बन वाला जो ग्रुप है उसके दे रखे हैं। तो अब सुनो, कार्बन, सिलिकॉन और टीन और लेड, ये 4 आपको चीजें दे रखी है। तो आप खुद जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं +4 की स्टेबिलिटी कम होती है और +2 की बढ़ती जाती है। तो जो +2 में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही तो +4 से +2 में जाना चाहेगा। तो PbO2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा लंबा खींच गया क्लास, बट अपन कोशिश करेंगे हर चीज आपको समझा दें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 ही तो चैप्टर है, जिसमें पीरियोडिक टेबल आप खुद जानते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है, 3-4 सवाल देखने को मिलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या कहता है, मेरी बात सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। अगर कोई मेटल या फिर एक कंपाउंड एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट में है, अगर इससे मैं देखो, आप सब जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, बट किससे निकालना वो आज तक हमको नहीं सीखा। ठीक है, इसीलिए अपने 300-400 नंबर आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक मेटल है या फिर कोई एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट में, अगर उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो जो एनर्जी मुझे देनी पड़ी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्या वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी? यस सर, बिल्कुल गलत, कभी नहीं होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है गैसीय एटम होना चाहिए, गैसीय एलिमेंट होना चाहिए, विलगित परमाणु होना चाहिए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी दी जा रही है उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। अगर कोई मेटल या सॉलिड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको और यहां पहुंचना है, तो आपको 2 एनर्जी देनी पड़ेगी। पहला आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी। यानी कि पहले सॉलिड को आपको गैस में बदलना होगा और फिर उस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो आयनन ऊर्जा हमेशा गैसीय परमाणु के लिए डिफाइन की जाती है। ठीक है, फिर अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड कहेंगे, और +2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लगातार आप आयोनाइजेशन एनर्जी देते जा सकते हैं। और तीसरी जो होगी उसकी दूसरी से ज्यादा होगी और दूसरी की पहली से ज्यादा होगी।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा Mg+1 और Mg+2 यहां से यहां जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी बढ़ती है। तो हमेशा बाद वाली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में से और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात, आपको अगर 4 क्रमागत आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है लाइन से, और कुछ सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर इनके बीच में आपको बड़ा डिफरेंस है, फिर बिग डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि ये 100 है, ये 200 है और ये सीधा 5000 हो गई, सीधा 5000 हो गई, तो यहां हमको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। तो ये बड़ा डिफरेंस क्या शो करता है? अगर आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो यानी कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दिख रही है आपको तीसरी, वो पॉसिबल ही नहीं है। आदमी यहीं तक करना चाहता है, आगे काम ही नहीं करना चाहता। और लो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि यहां पर वो ज्यादा स्टेबल है। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, ये आपको पता पड़ता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां बड़ा गैप दिख रहा है, यानी कि ये आदमी यहां ही स्टेबल है, ये काम करना ही नहीं चाहता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता पड़ता है कि जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल होंगी वो बराबर होगा उसकी कोवेलेंसी के, यानी कि ये जिसके एलिमेंट की भी आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी कोवेलेंसी कितनी है? 2, क्योंकि 2 आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है। उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसके बराबर होगी, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबल है, और वही उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। एक सवाल है 110, 220, 340 और 3100 किलोजूल पर मोल 4 आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है और पूछा है कि कौन सा कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। तो सीधी सी बात है, बड़ा गैप हमको 3 के बाद देखने को मिला है, तो कितनी पॉसिबल है? 3, तो 3 होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? +3 होगी। बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? 3 चीजों पे मेनली डिपेंड करती है। पहला साइज पे, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। दूसरा जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तीसरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के, तो स्टेबल, ये दोनों नॉर्मल ट्रेंड दिखाते हैं, वही ये बीच में क्या करता है? दखल अंदाजी, एक्सेप्शन इसी के कारण होते हैं। अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, बट किससे ज्यादा होगी? केवल अपने आसपास वाले व्यक्तियों से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी, पीरियड और ग्रुप में क्या होता है? तो पीरियड में यहां से यहां जाने पर साइज कम होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। वहीं ऊपर से नीचे जाने पर सेल बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, यहां से यहां जाने पर सेल बढ़ते हैं, सेल बढ़ते हैं तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ नाभिक का जो कनेक्शन है वो कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल पे अपन नहीं जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सेकंड पीरियड आपको यहां दे रखा है और बोला है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां जा रहा है, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव क्या है आपका? बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो कॉमन सेंस आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो बढ़नी चाहिए, बट 2 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला है उसका हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिट। तो सुनना भाई, बेरिलियम के पास 2s2 होता है, बोरॉन के पास 2p1 और 2s2 होता है। ठीक है, तो इसका फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड जो है वो क्या होगा? ज्यादा वो होगा। फुल फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पास वाले से ज्यादा होगी। वही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन के पास p3 है, इसके पास p4 है, तो हाफ फील्ड है वो जो मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल है तो इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये 2 जगह क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ में फिर क्या होता है? लिथियम के बाद बेरिलियम आना चाहिए था, पर बोरॉन आता है, फिर बेरिलियम आता है, केवल अपने आसपास वालों से होगी। कार्बन, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए था, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस तरीके से आपको बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। वही वर्ग में हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है? नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसा होता है। बट 13वें ग्रुप में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। कैसे? एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है? संक्रमण संकुचन। संक्रमण संकुचन या ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन के कारण मैंने बोला था कि एल्यूमिनियम की साइज जो होती है वो गैलियम से ज्यादा होती है, तो साइज इसकी ज्यादा है तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो गैलियम की क्या ज्यादा हो जाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। वही इंडियम और थेलियम में क्या देखने को मिलता है? लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज उल्टी हो गई थी, तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? उल्टी। तो जहां जहां हमने लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनेड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्ट्रैक्शन, ये 3 चीजें पड़ी थी, वही 3 चीजों पर आयोनाइजेशन एनर्जी के भी एक्सेप्शन होंगे और ऑर्डर सीधा उल्टा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो जिसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, भाई वो क्यों चाहेगा इलेक्ट्रॉन निकालना? उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। अपन ने देखा था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव, उसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ एग्जांपल है जो आपके होमवर्क है, जो आपको सेट करने हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में सेट कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इनका ऑर्डर।
नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुकता क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक है एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दो चीजें होती है। नॉर्मली क्वेश्चन में दोनों को एक ही कंसीडर किया जाता है, बट दोनों में अंतर मैं आपको समझाऊंगा, समझना भाई। कोई एक गैसीय परमाणु है, कोई एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जो X2 है, मतलब मॉलिक्यूल है ये, उस मॉलिक्यूल को पहले आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दीजिए और उसको तोड़िए, किसमें, X और X में, X गैस में, ठीक है। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और निकल भी सकती है, ठीक है। तो उसको अपन ने बोल दिया, क्या बोल दिया, देखो मेरी बात सुनना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आपने जो भी एनर्जी दी है निकाली, उसको अपन ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। और वो X माइनस में बदल गया। बल्कि इस पूरे प्रोसेस में, पूरा प्रोसेस यानी कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी है, इसको किसी भी एटम को, एक मोल एटम को, ये कितना है, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक मोल को X माइनस में कन्वर्ट करने के लिए जो पूरे प्रोसेस में एनर्जी का चेंज हुआ, उसको अपन ने क्या बोल दिया, डेल्टा Hg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सुनना, एक विलगित परमाणु या फिर गैसीय एटम में या एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी है, निकालनी पड़ी, उसको अपन ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला। जबकि इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का आदान प्रदान हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव यानी कि हमको देनी पड़ रही है एनर्जी, और नेगेटिव यानी कि निकालनी पड़ रही है। कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव, मैं आपको समझा दूंगा, पर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, 1 मोल एटम से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना और उसमें चेंज इन एनर्जी को अपन कहते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मली मेरी बात सुनना, नॉर्मली जितने भी न्यूट्रल एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। केवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, हमेशा ऊर्जा रिलीज होती है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा, ये आदमी क्यों, देखो एनर्जी रिलीज कब होगी, जब वो उस प्रोसेस का साथ दे रहा हो, ठीक है। जब भी हम जो चाहे वो काम हो जाए तो हम एनर्जी रिलीज कर देंगे, हम जो चाह रहे वो काम हो रहा है हम पैसा देंगे। तो वही बात है, हमेशा न्यूट्रल एटम कोई भी हो उसकी एनर्जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर जोड़ दो, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। बट कोई हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो पहले से स्टेबल है, क्या वो चाहेंगे कि आप मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ो, नहीं चाहेंगे। तो वो नहीं चाहेंगे, उस कारण उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते और आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो आपको एनर्जी लगानी होगी, आपको एनर्जी देनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो होती है, क्योंकि उनकी कोई एफिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से बंधुता। क्या हाफ फील्ड और फुल फील्ड को इलेक्ट्रॉन से कोई बंधुता है ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी से, वो पहले से स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो होगी, बट इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है तो एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। और जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं, डी ब्लॉक वालों का भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनका तो बाह्यतम कोश में हमेशा S2 होता है, तो S2 तो हमेशा भरा हुआ होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि क्रोमियम के अंदर S1 होता है, तो उस बात को ध्यान रखें, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, पर हाफ फील्ड, फुल फील्ड और डी ब्लॉक वालों की तो पूरी होती है। एक क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस टोटल एनर्जी नेगेटिव, किसमें एनर्जी नेगेटिव होगी, तो ये तो नोबल केस है, फुल फील्ड है, इसमें हो सकती है नहीं, उसमें तो हमेशा पॉजिटिव होगी। मैग्नीज में भी S2 भरा हुआ है पूरा, तो इसमें भी नहीं होगी। जिंक डी ब्लॉक का, जिसमें भी नहीं होगी। हाफ फील्ड, फुल फील्ड तीनों में नहीं होगी, नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। बस 5 मिनट और। किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साइज के। तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज के इनवर्स जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का सीधा मामला, इलेक्ट्रो एफिनिटी जीरो होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। पीरियड में क्या होता है, यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो बढ़ती जाती है। और हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, तो वो किसकी होती है, हैलोजेंस की होती है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड का एक ऑर्डर आपको यहां ध्यान रखना है। जैसे कि मैं सेकंड पीरियड वालों को जमाना चाहूं तो मैं बोलूंगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनको अगर मेरे को जमाना, सबसे पहले मेरे को क्या करना पता है, जितने भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड है उनको सबसे पहले ले लो। सबसे पहले फुल फील्ड को ले लो, तो फुल फील्ड कौन है, नियॉन, नियॉन को सबसे पहले ले लो। फिर कौन है, बेरिलियम, फिर बेरिलियम को ले लो। देखो इसमें पीच है, इसमें S2 है, ये दोनों फुल फील्ड है। फिर हाफ फील्ड कौन है, तो एक ही आदमी अपना कौन है, नाइट्रोजन, तो फिर नाइट्रोजन को ले लो। फिर आप जमाना शुरू करो, फिर आप जमाना शुरू कर दो। और यहां पर आप फिर कैसे जमाएंगे, यहां से यहां जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इसी नॉर्मल ऑर्डर में आपको जमाते रहना है। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपको ऑर्डर दे रखा है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटाता हूं, इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसको कैसे सॉल्व करना है सुनिएगा भाई। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो आर्गन तो फुल फील्ड है, तो आर्गन भाई साहब क्या आ जाएंगे सबसे पीछे, फुल फील्ड वालों को सबसे पहले ले लो, ठीक है। सिलिकॉन को कोई दिक्कत नहीं है, फास्फोरस जो है वो हाफ फील्ड है,
फिर फॉस्फोरस को ले लो और फिर नॉर्मल जमा दो, ठीक है। अच्छा क्लोरीन है ये, तो फिर क्लोरीन देखो, नोबल अपने 17 ग्रुप तो सबसे पहले आएगा और बाकी उसके बाद आएंगे। सिंपल सी बात थी। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कम होती है, बट एक बहुत बढ़िया एक्सेप्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है, थर्ड पीरियड वालों की हमेशा सेकंड वालों से ज्यादा होगी, और उसका फेमस एग्जांपल है क्लोरीन और फ्लोरीन। तो क्लोरीन की हमेशा फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि यहां मैंने 17 वाला का पूरा ऑर्डर लिख दिया है कि यहां से यहां जाने पर बढ़नी कम होनी चाहिए, पर केवल क्लोरीन जो होता है वो इसके आगे आ जाता है। क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ लेते हैं ताकि अपना चैप्टर खत्म होगा। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ना इलेक्ट्रॉन जोड़ना है ना निकालना है। ये दो बॉन्डेड एटम जो है उनका गुण है, बॉन्डेड एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनका गुण है, और यूनिटलेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कैसे डिपेंड करती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, साथ ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। एग्जांपल के लिए MnO2 और Mn2O7, तो यहां से यहां जाने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, और EN भी बढ़ती रही। परसेंटेज एस कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, जैसे कि ये 3 कंपाउंड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 और इसमें sp। परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल 4 ऑर्बिट है, s और 3p, तो s 1 है और टोटल कितने 4, तो 1/4, 25%, ये 33%, ये 50%। तो यहां से यहां जाने पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते रहे, तो EN भी क्या हुई, बढ़ती रही, ठीक है। तो ध्यान रखना है EN भी पीरियड में जो है वो बढ़ती है और ग्रुप में जो है वो कम होती है, सिंपल सी बात है। और दो इसके फॉर्मूले हैं, पोलिंग स्केल और मुलिकन स्केल, दोनों को ध्यान रखना। मुलिकन का कहना है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर होता है, इसने नीचे 2.3 और लगा दिया। तो यही बात थी अपनी टोटल किसकी, पीरियोडिक टेबल की। 40 मिनट का समय आपसे लिया गया है, बट 40 मिनट में आपको हर चीज जो है वो कवर करवाई गई है। आई एम 110% श्योर इससे बाहर नीट में कोई सवाल नहीं आ सकता है। मोर देन 95% क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से जितने भी है वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। करना आप क्या है, अब आपने मेरा लेक्चर देख लिया, इस लेक्चर के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं, वहां से जाकर इसको रिवाइज कीजिए। हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी जरूरत भी नहीं है, बट एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज के वो सॉल्व कर लीजिए और पीवाईक्यू कर लीजिए। मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस लेक्चर को देखकर, इन नोट्स को अच्छे से पढ़कर आपने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उनको कर लिया, और 15 साल के 15 इयर्स के नीट के पीवाईक्यू कर लिए, नीट के पीवाईक्यू, तो आप बिल्कुल जीरो पर भी है, फिर भी आप 80% सवालों को सही करके आएंगे, और आपको ठीक ठाक पीरियोडिक टेबल आता है तो आप 90% से ज्यादा सवालों को आप सही करके आएंगे। और साथ में मैं बता रहा हूं, अगर जेईई मेंस के भी 3 साल के पीवाईक्यू आप कर लेते हैं तो मोर देन 98 to 99% सवाल आप सही कराएंगे। 1-8% चांस है कि आपका सवाल गलत हो जाए। तो बाकी आज की इस क्लास में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और रात को 10 बजे सोनम मैम आपके साथ आ रही है बायोलॉजी का एक पहला चैप्टर लेकर, और चैप्टर नहीं एक पूरा यूनिट लेकर आ रही है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर सारे जितने भी डिसऑर्डर वो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।